नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट क्वेश्चंस पेपर 1 का सॉल्व करेंगे। इसमें 3 चीज आपको जानने को मिलेगा। पहला चीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें आपको एक सेट प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और तीसरा है आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज। फर्स्ट क्या है, आपको मिलेगा सेट प्रैक्टिस, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा है कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस, जिसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स आर देयर, और उसके साथ प्रत्येक यूनिट में सब थीम्स है। जैसे कि यूनिट 1 में 6 सब थीम्स है, यूनिट 2 में फिर 6 सब थीम्स है। ऐसे एंटायर यूनिट को और उसके साथ सब थीम्स को हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पूरा एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो ये अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग innovations in evaluation system of higher education institutions mentioned in NEP 2020। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में है, वो फिर हायर एजुकेशन में। तो पहला ऑप्शन क्या है, एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट shall be established to store the academic credit of the students। बोला जा रहा है कि इसके तहत एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का एस्टेब्लिश किया जाएगा। देखते हैं ये सही है या गलत है। दूसरा है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। देखते हैं ये ऑप्शन बी क्या है। थर्ड है द सीबीसीएस सिस्टम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट इवैल्यूएशन। दोस्तों ये 3 ऑप्शंस है, इस 3 ऑप्शंस को फिर 1 2 2 3 1 2 ऐसे करके 4 ऑप्शंस में रखा गया है। तो सोचिए कौन सा सही आंसर होगा। सोच लिया? अगर सोच लिया तो देखिए कौन सा राइट है, कौन सा रंग है। अगर राइट है तो कोई बात नहीं, रंग है अभी तो भी हम लोग जान लेंगे। तो चलते हैं आंसर। आंसर है दोस्तों सी। सी मतलब 1 and 2 ओनली, मतलब एबीसी का एस्टेब्लिश किया जाएगा और देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। लेकिन सीबीसीएस वाला जो ऑप्शन है वो रंग है। दोस्तों हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ये कौन सा यूनिट का है, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, उससे एक सब थीम है जो ये है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम्स। हो गया, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। दोस्तों ये टॉपिक से ये क्वेश्चन कवर होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। बोला जा रहा है कि एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी एस्टैब्लिश्ड। देखिए दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होगा। देखिए आजकल हम लोग क्या होता है, सपोज राम एक स्टूडेंट है जो यूजी कर रहा है, उसको क्या है, वो यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर खत्म हुआ, लेकिन थर्ड ईयर उसका खत्म नहीं हो पाया, कोई कारण के तहत उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो उसका कंप्लीट कोर्स बंद हो जाता है, कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाता है, वो ग्रेजुएट हो नहीं पाता। लेकिन उसको इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खत्म कर दिया है। बोला गया है कि उसका जो 2 साल है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो पढ़ा है वो बेकार नहीं जाएगा। उसके लिए जितने भी मतलब क्रेडिट खत्म किया है, फर्स्ट ईयर में जितना क्रेडिट खत्म किया है, सेकेंड ईयर में जितना क्रेडिट खत्म किया है, उसको हम डिपॉजिट करके रख देंगे, स्टोर करके रख देंगे। किसमें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर होके रहेगा। तो अगर वो चाहेगा फिर थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकता है, जिस यूनिवर्सिटी में कर रहा था उसी यूनिवर्सिटी में कर सकता है, नहीं तो कहीं दूसरा यूनिवर्सिटी में जाके कर सकता है। अगर माइग्रेट हो गया है तो वहां भी जाके अगर करेगा तो थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेगा और जितना भी क्रेडिट बच गया है उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, वेलकम स्टेप है। ये है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। दोस्तों और एक चीज यहाँ जानने को मिलता है, अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर खत्म किया है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट डिग्री, उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट डिग्री। अगर 2 साल खत्म करके कोर्स छोड़ दिया है तो उसको डिप्लोमा डिग्री मिलेगा। अगर 3 साल अगर खत्म किया है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगा। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, हाई क्वालिटी पेडागोजी। हाई क्वालिटी पेडागोजी दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन सिस्टम को
डायरेक्टली लिंक करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। जितना अच्छा पढ़ाओगे उतना अच्छा लर्निंग आउटकम आएगा। दैट इज द रिलेशन, दैट इज द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाई क्वालिटी पेडागोजी और लर्निंग आउटकम। दोस्तों इस पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि जितना अच्छा पेडागोजी होगा उतना अच्छा लर्निंग आउटकम्स होगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही है। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम। दोस्तों थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को रिमूव करने के लिए बात नहीं कहा है। क्या करने के लिए कहा है? उसको रिवाइज करने के लिए बात किया गया है। रिवाइज कैसे किया जाएगा? आजकल जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है, उसको इनोवेटिव, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। सीबीसीएस सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो ये था दोस्तों आपका आंसर है आपका सी। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिसर्च एथिक्स। दोस्तों ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है जिसमें रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा गया है। रिसर्च इट इज एसोसिएटेड विद सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन रिसर्च। देखते हैं ये ऑप्शन सही है या नहीं। दूसरा, इट प्रोमोट्स ह्यूमन राइट्स इन साइंटिफिक रिसर्च। देखते हैं ये सही है या नहीं। तीसरा, चेकिंग प्लेजरिज्म प्रोमोट्स रिसर्च एथिक्स। दोस्तों आप आंसर सोच लिए होंगे, अगर सोच लिया तो सही बात है, अगर नहीं सोच पाए भी तो कोई बात नहीं, इसको एक्सप्लेनेशन में हम लोग समझ लेंगे कि ये इसका कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 1, 2 एंड 3। इसका मतलब तीनों के तीनों ऑप्शंस राइट हैं, तीनों के तीनों ऑप्शंस राइट हैं। तो समझते हैं क्या है। ये कौन सा यूनिट से आती है? रिसर्च एप्टीट्यूड, जो आपका नेट सिलेबस का दो नंबर यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है और उसका सब टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। तो दोस्तों पहला सेंटेंस करेक्ट इसीलिए है क्योंकि रिसर्च एथिक्स इज क्लोजली रिलेटेड टू एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात कहा गया है। तो रिसर्च एथिक्स मतलब सोशल रिस्पांसिबिलिटी को एसोसिएट करता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी को प्रमोट करता है। कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी सोसाइटी के प्रति अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मतलब किसी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल यू कैन से अनएथिकल इश्यूज नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, इट प्रोमोट्स प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। दोस्तों कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें आप लोग जानते हैं बहुत सारे रिसर्च में कभी एनिमल्स का यूज किया जाता है, कभी ह्यूमन बीइंग का रिसर्च एनिमल बीइंग को सैंपल के तहत यूज किया जाता है। अगर हम आपका कोई भी मतलब साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लेके चलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को अगर स्टडी करेंगे तो ह्यूमन बीइंग तो हमारा रहेगा ना सैंपल। अगर ह्यूमन बिहेवियर का सैंपल रहेगा तो हम उनको पूछेंगे ना कि आपका उनको बताएंगे ना हम क्या करना चाहते हैं, कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपका बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, आपका बिहेवियर को हम लोग किसी के सामने नहीं लाएंगे, हम सिर्फ रिसर्च के पर्पज में यूज करेंगे। तो एवरीथिंग जो उसका ह्यूमन राइट्स का पार्ट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम प्रिजर्व करेंगे, तब जाके उसको हम सैंपल में ले सकते हैं। दोस्तों आजकल यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में यही है कि आप जब भी ह्यूमन बीइंग को अपना सैंपल लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक कमिटी बैठता है जिसमें आपको ये मिलेगा कि आप कोई भी मतलब अनइथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करने जा रहे हो, ह्यूमन राइट का वायोलेशंस नहीं करने जा रहे हो, तब जाके आपको उस रिसर्च को कंडक्ट करवाने दिया जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमेशा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं करता है। दिस इज रिसर्च एथिक्स। तीसरा करेक्ट है, जो करेक्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म दोस्तों, प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि टू स्टील और टू थेफ्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना एकेडमिक क्रेडिट को बढ़ाने के लिए दूसरों का एकेडमिक चीजों को स्टील करके अपना बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। दोस्तों प्लेजरिज्म अच्छा नहीं है। तो प्लेजरिज्म चेकिंग होना, जहां से भी चोरी हुआ है, जहां से भी मतलब थेफ्ट किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना, ये रिसर्च एथिक्स का भी एक सही स्टेप है। तो ये भी रिसर्च एथिक्स को प्रमोट करता है। दोस्तों क्या हमेशा प्लेजरिज्म खराब होता है? नहीं। अगर किसी का चीजों को आप ले रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा, उसको साइड करना पड़ेगा कि मैं आपसे ये ले रहा हूं, मैं आपको साइड भी कर रहा हूं। तो स्टीलिंग मतलब स्टीलिंग विथ इंफॉर्मेशन हो गया, वो कोई खराब नहीं है।
लेकिन स्टीलिंग विदाउट इंफॉर्मेशन और बोलना कि ये मेरा है वो खराब है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है जो रिसर्च एथिक्स को प्रमोट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो यूजीसी बोल रहा है कि यूजी और पीजी का फाइनल ईयर एग्जाम करना चाहिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। जो डिस्प्यूट है जो सेंटर के बीच और कुछ स्टेट मिलके एक तरफ सेंटर एक तरफ, तो इस डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्यूट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जुरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा जुरिसडिक्शन है जिसमें सेंटर के बीच और कुछ एक स्टेट और उससे भी ज्यादा स्टेट के बीच झगड़ा को डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एफिलिएट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, लास्ट है रिट जुरिसडिक्शन। तो आप आंसर देख लिए होंगे, जान लिए होंगे, अगर जान लिए तो कोई बात नहीं जाने भी तो भी कोई बात नहीं, हम इसको जान लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आंसर में। दोस्तों आंसर है आपका ए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसी के तहत हो गया वो कोई भी डिस्प्यूट जो सेंटर के बीच हो, सेंटर और कोई स्टेट के बीच हो गया, यहाँ 3 दिया है मैं बता दे रहा हूं, उसको सॉर्ट आउट करता है। तो दोस्तों ये कौन सा यूनिट में है, यूनिट 10। यूनिट 10 क्या बोलता है, हायर एजुकेशन सिस्टम, जो पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसी से ये क्वेश्चन कवर होता है। ये बहुत ही मतलब न्यूज में है, यूजीसी वर्सेस कुछ स्टेट्स हो गया, जिसका केस कहां गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट 3 इश्यूज को सॉर्ट आउट करता है। पहला क्या है, द सेंटर एंड वन स्टेट और मोर स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। दूसरा क्या है, द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड एंड स्टेट और मोर स्टेट इन अदर साइड। सपोज ओडिशा है एक साइड में और सेंटर है एक साइड में, तो भी ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आ जाएगा। सपोज मान लो ओडिशा और सेंटर एक साइड में है और महाराष्ट्र और राजस्थान एक साइड में है, तब भी ये डिस्प्यूट कौन सॉर्ट आउट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा जुरिसडिक्शन में, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। ये है आपका सेकंड। थर्ड है बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, ओडिशा हो गया, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। ये 2 स्टेट के बीच भी अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका समाधान करेगा, उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करेगा, वो भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 प्रकार का डिस्प्यूट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो अभी करंट में चल रहा है। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो भी राय आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों आपका नेट सिलेबस में कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें 4 ऑप्शंस है। उस 4 ऑप्शन में कौन सा मतलब सही है। एक है क्लियर, दूसरा है कॉन्साइंस, तीसरा है कॉन्क्रीट, चौथा है कंप्लीट। मुझे लगता है ये आंसर सबको पता चल गया होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। तो दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर में है डी 1 2 3 एंड 4 ऑल। दोस्तों ये टॉपिक यूनिट 4 कम्युनिकेशन से आया है और उसका सब थीम क्या है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बैरियर तो बाद में जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियोस में हम जान लेंगे क्या बैरियर्स होता है, हो गया। लेकिन उसके पहले हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो सबको जानना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस तब इफेक्टिव होगा जब वो क्या होगा, क्लियर होगा, कंसाइंस होगा, कंक्रीट होगा, कोहेरेंट होगा, कंप्लीट होगा, कटियस होगा, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग होगा, फोकस एंड अटेंशन होगा, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल होगा। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों इसको हम एक एक करके दूसरे क्लास में एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो एनवायरनमेंट के ऊपर आया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG
आप लोग सुने होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लेकिन ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है और आपका नेट का सिलेबस में ये है। तो दोस्तों ऑप्शंस है, पहला देयर वर 17 गोल्स इन एमडीजी, एमडीजी के तहत 17 गोल थे, सही है या गलत है, देखते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सक्सीडेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इन 2016, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, देखते हैं ये सही है या गलत है। तीसरा, इट सक्सेसफुली अचीव इट्स गोल। दोस्तों जो लोग आप लोग कर चुके हो आंसर और सही सोच रहे हो तो सही बात है, जो लोग नहीं भी सोच पाए हो, नहीं भी सॉल्व कर पाए हो तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर है सी ओनली, दैट इज टू ओनली, मतलब दो सिर्फ राइट है और एक तीन नंबर ऑप्शन गलत है। चलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कौन सा यूनिट से कवर हुआ है, यूनिट 4 पीपुल डेवलपमेंट, सॉरी यूनिट 9 है जी, ये यूनिट 9 है लगभग। ओके, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जिसमें डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बारे में बात किया गया है और उसमें पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन मिला है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन रॉन्ग है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है उसमें 17 गोल्स नहीं है, उसमें 8 गोल थे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अभी चल रहा है उसमें कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से शुरुआत करके 2000 मसीहा से शुरुआत करके 2015 तक था, सॉरी ये 2018 हो गया है, ये 2015 तक था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने दूर से था, 2016 से 2030 तक। तो दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 तक, 2015 से खत्म हो जाता है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2016 से 2030 तक आ जाती है, हो गया, जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दौरान चल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों कंप्लीटली रॉन्ग है, नॉट इफेक्टिवली अचीव इट्स गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 गोल हुआ करते थे वो पूरा इफेक्टिवली अचीव नहीं हुआ है, कुछ उसमें कमियां रह गई, इसीलिए उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 मसीहा में हो गया यूनाइटेड नेशंस का एक सबमिट हुआ था जिसका नाम है मिलेनियम समिट, हो गया, इसी के तहत इस गोल्स को डिजाइन किया गया था, इनिशिएट किया गया था, तो 2015 तक काम किया, लेकिन वो उतना इफेक्टिव तो साबित नहीं हुआ, लेकिन टू मेनी एक्सटेंट इट वाज इफेक्टिव। लास्ट में उसको कन्वर्ट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल 2030 कर दिए हैं। दोस्तों ये जो करेक्ट जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ 2018 हो गया है, वो 2015 हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे है और कुछ नहीं दोस्तों, आज इतने के लिए थैंक यू।